बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटायन। कि कैटायन बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो अगर हम ये इज्यूम कर लें कि लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एटम है जिसके जो कोई भी एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें 4 ही प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या हो कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, जो मुझे एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो इसके नतीजे में क्या बन जाएगा? एक कैटायन बन जाएगा। चूँकि जब ये इधर से निकलेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो मतलब ये होगा कि इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम कैटायन कहेंगे। तो इस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लेट्स सपोज कोई भी एक एटम है वो अपनी गैसियस फॉर्म में है, और इसके लिए जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी क्या कर देती है? इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी कि ये इसने क्या बना दिया है? न्यूट्रल एटम से कैटायन बना दिया। तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम सोडियम की देखें तो ये अबाउट आती है 491 किलो जॉल पर, ठीक है। इसको मैयर किस में किया जाता है? किलो जॉल या जॉल में मैयर किया जाता है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट है तो इस वजह से जॉल या किलो जॉल की सूरत में हम इसको मैयर करते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपने एनर्जी इसको देना पड़ेगी सिस्टम को, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हो सके। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम के लिए देखें तो मैग्नीशियम जो है वो अगर गैसियस फॉर्म में हो, और मैग्नीशियम प्लस बनाने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके अबाउट 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी के एग्जांपल है। अब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये क्या कहलाती है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आप चाहते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करें, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और इसी तरह से आप जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें दूसरे के बाद, तो वो एनर्जी जितनी आपको चाहिए होगी वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेट्स सपोज अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम में एक्स पॉजिटिव को आप दोबारा इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बन जाती है। तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट के डबल है। इसकी रीज़न ये है कि हमेशा जो आपके लिए पास आयनाइजेशन जो फर्स्ट होगी वो ग्रेटर देन लेस देन होगी ग्रेटर से। मतलब ये होगी कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह से तीसरी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप जनरली ये लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो लेस है सेकंड से, और ये लेस है थर्ड से, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए होती है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि क्यों जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसकी रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस।
तो न्यूक्लियस का होल्ड इन बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो वो आसानी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। इसी तरह से जब दूसरा चला जाएगा तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड और ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको वो आसानी से जाने नहीं देगा। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फैक्टर से। इसमें जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, पहले नंबर पर जो इसके ऊपर डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर दूसरा जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि मतलब ये कि कौन से शेल में है, कौन से एनर्जी लेवल में है इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें पीरियड्स और ग्रुप्स में, तो हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर हम पीरियड्स में मूव करें, इन पीरियड्स में हम देखें, हम पीरियड में पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हमने ये बात की थी कि जो आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल जो है वो ऐड होते जाएंगे। अब अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, एटॉमिक साइज़ कम होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। तो जनरल ट्रेंड ये है कि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ रिमूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि ये लेफ़्ट में मौजूद हैं। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसी वजह से ये मेटल्स भी हैं। तो जो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इनके मुकाबले में इनको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड है कि जनरल ट्रेंड में क्या है कि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जब आप ग्रुप्स में आते हैं तो ग्रुप्स में आप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। लेट्स सपोज अगर जो है वो 1s1 है, फर्स्ट ग्रुप की बात की जाए, 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मैं 2s1 और 1s1 की बात करूँ तो ये 1s1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और ये जो है वो 2s1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो मतलब ये कि एक शेल और इंक्रीज़ हो गया और इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रहा है। तो मतलब ये होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जनरल ट्रेंड ये है कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इनके ऊपर कम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जनरल ट्रेंड ये है पीरियोडिक टेबल में, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी।